हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ एससी स्टेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये बात की है कि वो एक कमेटी बना रहे हैं फार्म लॉज को स्टडी करने के लिए, उसमें कुछ कमियां हैं उनको डिस्कस करने के लिए फार्मर्स के साथ। उस बीच में जो इम्प्लीमेंटेशन है फार्म लॉस का उसको उन्होंने स्टे किया है। बट यहाँ पे बात ये आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एक तरह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ जो एक्ट है, जो लॉ है, साथ में प्रेसिडेंट ने भी अपना कंसेंट उस एक्ट को दिया है, उसको आखिर किस बेसिस पे जो है वो उसमें एक तरह से उसमें स्टे लगा रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कोई अगर ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ करता है तब उसके ऊपर जो है वो स्टे लगा सकता है। बट इस तरह से यहाँ पे जब उसमें कोई स्टडी नहीं की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है वो हेल्ड कैसे किया। अब नेक्स्ट जो बात है, सेकेंड जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, नो ऑप्शन टू सेलेक्ट बिटवीन 2 वैक्सीन्स, हेल्थ सेक्रेटरी। अब जो 2 वैक्सीन है, कोविड सील्ड वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक की वैक्सीन है। तो अब पीपल के पास ऐसे 2 ऑप्शन नहीं रहेंगे, जहाँ पे जो भी वैक्सीन अवेलेबल होगी उस वैक्सीन को वहाँ पे जो है वो इनैक्यूलेट किया जाएगा। अब बात की जा रही है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर कर रही है 110 लाख कोविड सील्ड डोजेस फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और वो 200 रुपीज़ पर डोज़ है, एंड 55 लाख ऑफ कोवैक्सीन, और जिसमें से 38.5 लाख जो हैं वो 295 रुपीज़ पर डोज़ के हैं, और दूसरा जो है 16.5 जो डोज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री में दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट, दिल्ली में 1000 टारगेट्स वैक्सीनेशन साइट्स होंगे। तो अब जो नेक्स्ट आने वाली जो प्रॉब्लम है वो वैक्सीनेशन कैसे होगा सभी का, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, सीजेआई अगेंस्ट रिज्यूमिंग फिजिकल हियरिंग। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने बोला है कि वो फिज़िकल हियरिंग को रिज्यूम नहीं करना चाहते सुप्रीम कोर्ट में, और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की जो फैटलिटीज़ हों वो कोविड-19 की वजह से कोर्ट प्रोमाइसिस में हो, और ये बात उन्होंने कही। दूसरा बात है, सेकेंड पेज पे यहाँ पे कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिलीवर्स फर्स्ट स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर एट जेएनयू। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोभाल, उन्होंने बोला है कि यूथ ऑफ इंडिया इज़ बस्टिंग विथ एनर्जी टू मार्च अहेड विथ पेट्रियोटिज़म। मीन्स जो इंडिया का यूथ है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, पेट्रियोटिज़म से भी आगे, और वो अगर अपनी कलेक्टिव एनर्जी को एक प्लेस पे रख लेता है तो नेशन बिल्डिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। उन्होंने बात की स्वामी विवेकानंद के ऊपर, बिकॉज ऑन 12 जनवरी जो है वो नेशनल यूथ डे था। अब नेक्स्ट, ये जो थर्ड पेज है इसमें कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। रिपील फार्म लॉज, इसमें कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एनसीपी लाउड्स एससी स्टे ऑन 3 फार्म लॉज, यहाँ पे भी। अब आते हैं एडिटोरियल पे। जो सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है उसमें बात की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कॉम्प्रोमाइज़ टाइप किया गया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज को स्टे कर दिया है, तो उसके ऊपर राइटर ने अपने जो विचार हैं वो रखे हैं। सेकेंड, जो ये वाला आर्टिकल है इसमें बात की गई है कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो ग्रुप है कंट्रीज़ का साउथ एशिया में, उन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसकी कोई भी जो मीटिंग है वो अभी रिसेंटली नहीं हुई है 2016 के बाद से। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि इंडिया जो है वो अलग थलग पड़ सकता है, उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। ये जो थर्ड आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो वैक्सीन है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं और उसका जो ट्रायल है वो काफ़ी अच्छे से नहीं किया गया। ट्रायल में जो लोग शामिल थे, भोपाल में एक ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल में जो लोग शामिल थे उनको जो है
अनइन्फॉर्म्ड उनकी कंसेंट ली गई है। दूसरे पॉइंट को बता के कि उनको 750 रुपीज़ दिए जाएंगे अगर वो वैक्सीन वो लेते हैं तो साथ में उनको 750 रुपीज़ दिए जाएंगे। इस प्रीटेक्स्ट के साथ उनको जो है वैक्सीन दी गई और उनकी कोई भी जो है मेडिकल हिस्ट्री चेक नहीं की गई और बाद में भी उनका कोई चेकअप नहीं किया गया। अब जो नेक्स्ट ये आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो इजिप्ट, यूएई और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई, जो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने बहरीन के साथ, सऊदी अरेबिया ने कतर के साथ जो अपने टाइस को नॉर्मलाइज़ किया है आफ्टर 3.5 ईयर, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है अभी यूएसए में। इस आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरह से जो एंटिसिपेशन था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाली जो मॉब है उसने 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल है यूएसए की, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, संसद है, राज्यसभा, लोकसभा है, वहाँ पे कैपिटल हिल है जहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। तो उधर पे जो ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो उसके ऊपर बात की जा रही है इसमें। अब आज का जो कैरिकेचर है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तरह से फार्म लॉस को स्टे लगा दिया है अभी, तो उसके बेसिस पे ये कैरिकेचर शो कर रहा है कि किसी भी तरह का जो है वो एनक्रोचमेंट नहीं किया जाए। इसको दूसरी तरफ से ये भी माना जा सकता है कि जो लेजिस्लेचर है उसका जो वर्क है उसके ऊपर जो जुडिशरी है वो एक तरह से इंटरवीन कर रही है, ये बात भी यहाँ से समझी जा सकती है। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एंटरिम ऑर्डर दिया है ऑनगोइंग जो भी लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स और सेंटर के ऊपर जो भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो न्यू फार्म लॉ जो हैं वो अभी उन्होंने स्टे कर दिए हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है फार्मर्स यूनियन से। वन पोर्शन ऑफ ऑर्डर जो है वो कहता है कि 3 फार्म लॉस को स्टे कर दिया जाए और सीक्स टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज बिफोर एंड प्रिवेंट पॉसिबल डिस्पेंसेशन ऑफ फार्मर्स ऑफ देयर लैंड अंडर द न्यू लॉज। और दूसरी तरफ बात की जाती है कि फार्मर्स जो हैं उनको किसी भी तरह से उनसे लैंड से जो है वो अलग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे द स्टेटेड रीज़न इज़ दैट द स्टे वुड असुआज द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर। तो ये जो उसमें ये बात लिखी हुई है कि अभी जो स्टे लगाया जा रहा है ये फार्मर्स को शांत करने के लिए है, उनकी फीलिंग्स को शांत करने के लिए है और उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएं और गवर्नमेंट से जो है वो बात करें। अब यहाँ पे ये बात है कि जो ऑर्डर है उसमें 4 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है और उससे जो है वो करंट टेंशन से जो है वो निकाला जा सकता है। और फार्मर्स का ये फियर है कि जो 4 मेंबर की कमेटी है वो अगर गवर्नमेंट के साथ हो जाती है तो इससे जो है वो प्रॉब्लम होगी और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को कुछ टाइम मिल जाएगा बिकॉज 26 जनवरी इज़ अहेड। तो अगर उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन होता है तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से उसको बीच में लेके आए हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बात की जाए जो ये भी क्लियर नहीं है कि जो अभी कोई उसका सेटलमेंट होता है बिकॉज जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अम्ब्रेला बॉडी है पूरे प्रोटेस्ट की, उसने जो है वो 4 लोगों के पैनल के सामने आने से भी मना कर दिया है। अब यहाँ पे जो कोर्ट की अप्रोच है उसके उसमें कुछ एक कमी है कि वो कैसे आखिर एक तरह से जुडिशियरी जो है वो कैसे लेजिस्लेचर के काम में इंटरवीन कर सकती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कोर्ट डिड मेक इट्स पोजीशन एम्पली क्लियर ड्यूरिंग द हियरिंग। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने बोला है फॉल्टिंग द सेंटर फॉर इट्स फेलियर टू ब्रेक द डेडलॉक। अब यहाँ पे इसमें पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि उन्होंने जो है वो डेडलॉक को किसी भी तरह से जो है ब्रेक नहीं किया और अभी 42 से ज़्यादा डेज से ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है और थाउजेंड्स ऑफ फार्मर जो हैं दिल्ली के आसपास हैं और वो सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि वो लॉ को रिपील कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट का ये फेल्योर है कि कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा,
लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दिया है एक्ट को, लेकिन फिर भी उसको कैसे एक तरह से जो 4 मेंबर पैनल है वो भी डिसाइड कर सकता है। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द 4 मेंबर्स ऑन द कमेटी वर चूजन। यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि जो 4 मेंबर हैं कमेटी के, ये डिसाइड नहीं है कि उनको चुना कैसे जाएगा। और दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि जो 4 मेंबर हैं कमेटी के, उन्होंने पहले से ही जो फार्म लॉज है उनके ऊपर अपना कंसेंट दे के रखा हुआ है, तो ये काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। अब नेक्स्ट ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो सार्क, रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम द एसेज ऑफ 2020। तो यहाँ पे 36 ईयर्स आफ्टर इट वाज फर्स्ट बिगन, तो जो साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन है वो 36 ईयर्स पहले जो है वो 1984 में बनाया गया था। तो बट अभी वो एक तरह से डेड है, बिकॉज 2020 जो है वो 6 ईयर्स है, जो कि 8 जो सार्क नेशन है वो मिल सकें। बट यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब है, बिकॉज सार्क का जो चार्टर डेट था 8 दिसंबर, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये क्लियर किया था कि इंडिया जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पाकिस्तान से लेके, उसकी वजह से इंडिया ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था सार्क समिट को अटेंड करने से 2016 में, जो इस्लामाबाद में होनी थी। अब वो चीज़ अभी भी इंडिया जो है वो लेके चल रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई वर्चुअल मीट भी होती है तो उस मीट में भी इंडिया जो है वो शामिल नहीं है। दिस इंडिकेट दैट द ग्रुपिंग विच कैन नॉट कन्वीन अनलेस ऑल लीडर्स एग्री टू मीट। सारे लीडर्स जब तक तैयार नहीं होते तब तक मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती है। इसके बाद आगे बात करें तो जो इंडिया पाकिस्तान की जो मीट है उसकी वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट सार्क मीटिंग जो है वो कन्वीन नहीं हो पा रही है, और मेकिंग इट ईजियर फॉर मेंबर इंटरनेशनल एजेंसी जो हैं और दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो सार्क को एक टुकड़ों में अब लेके चल रहा है। अगर सार्क एक कलेक्टिव ग्रुप के तौर पे रहेगा तो उसको एक वो अच्छे से बारगेनिंग कर सकता है कलेक्टिवली साउथ एशिया के लिए। बट यहाँ पे जो सार्क है वो पाकिस्तान की वजह से एक कुछ फ्रेगमेंट्स में बट चुका है, तो जिसकी वजह से उनको कलेक्टिव नेगोशिएशन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे नोबल कोरोना वायरस पेंडेमिक हो या चाइना का जो अग्रेशन हो एलएसी के ऊपर, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी और बढ़ गई हैं। अब इंडिया की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान से ऑन टेररिज्म, टेरिटोरियल क्लेम्स, और दूसरी तरफ सार्क की जो इनिशिएटिव हैं कनेक्टिविटी और ट्रेड, उससे इंडिया को प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे इंडिया ने जो है पाकिस्तान को रिफ्यूज़ कर दिया अलाउ करने से सार्क का होस्ट के तौर पे, बिकॉज ऑफ इनकी वजह से पाकिस्तान का जो है एक तरह से बीटो मिल गया पूरी तरह से सार्क प्रोसेस के ऊपर। अब पर्टिकुलरली जो अभी ये स्टैंड है इसमें मोदी कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं वो अटेंड कर रहे हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, बट एट द सेम टाइम वो जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट भी कर रहे हैं, हालांकि वो वहाँ पे नहीं आए। बट एट द सेम टाइम सार्क की मीटिंग अगर वर्चुअल भी हो रही है तो उसको भी अटेंड नहीं किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ बात की जाए कि इंडिया ने हर एक कंट्री के साथ जिसके भी साथ टेंशन है उसके साथ बात की है, बट पाकिस्तान के साथ बात नहीं की है। अब चाइना का जो इनकर्शन था लद्दाख में, गलवान किलिंग्स में, और ये पूरा साल एक चलता रहा, लेकिन इंडिया ने डिक्लाइन नहीं किया एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने से, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल को अटेंड करने से, G20 को अटेंड करने से, और दूसरी कोई भी मीटिंग अटेंड करने से। अब दूसरी तरफ जो टेरिटोरियल क्लेम चाइना ने लगाए हैं उसके बेसिस पे भी जो है गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का डिसीज़न नहीं लिया मीटिंग से बाहर आने का। दूसरा जो नेपाल के टेरिटोरियल क्लेम है, काला पानी का इशू है, उसको लेके भी किसी भी तरह का जो है वो इंडिया ने नेपाल के साथ किसी भी मीटिंग को करने से मना नहीं किया। इन अ ईयर जो पेंडेमिक की वजह से मल्टीलेटरल समिट अगर वर्चुअल हो चुकी हैं, उसमें भी अगर कोई वर्चुअल समिट में भी अटेंड नहीं करता तो इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो सार्क की मीटिंग होनी थी वर्चुअल समिट, उसको भी अटेंड नहीं किया। अब पेंडेमिक की वजह से कुछ चैलेंजेस हैं, सार्क का रिवाइवल काफ़ी क्रूशियल है। जो कॉमन चैलेंज अभी है पेंडेमिक की वजह से,
अब स्टडी ने ऐसा शो किया है कि साउथ एशिया का जो पेंडेमिक का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी यूनिक रहा है अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से, और उसको फर्दर स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। वो तभी हो सकता है जब सारी कंट्रीज़ एक साथ आएँ। अब अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है साउथ एशियन इकोनॉमीज़ पे, वो दूसरे एरिया में जिस तरह से है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ओवरऑल जो जीडीपी में स्लो डाउन है, ग्लोबल जॉब कट्स हैं, और इसकी वजह से जो 22% जो है वो रेवेन्यू ऑफ माइग्रेंट लेबर फॉल होगा। एंड जो एक्सपेट्रिएट्स हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ से जो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, उनमें भी जो है वो भी जॉब लॉस होगा। 10.77 मिलियन जो जॉब्स हैं, और साथ में 52.32 यूएस डॉलर का जो है उनको भी एक तरह से टूरिज्म सेक्टर को इम्पैक्ट होगा कोविड-19 की वजह से। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसने भी एस्टिमेट किया है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो एज अ कलेक्टिव टू सेट स्टैंडर्ड टू लेबर फॉर्म द रीज़न। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ट्रांसनेशनल अप्रोच होनी चाहिए टूरिज़्म के लिए। सक्सेसफुल एग्जांपल जैसे कि ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीज़ा सिस्टम, इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए। और मैकॉन्ग रीजन और कैरेबियन आइलैंड का जो सिस्टम है वैसा सिस्टम इंडिया में सार्क के साथ होना चाहिए, कि अदर कंट्रीज से अगर कोई पर्सन जो है वो टूरिज़्म के लिए आता है तो उसको आसानी से जो है वो वीज़ा अक्रॉस द रीजन प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पे क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं लॉन्गर टर्म में? तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म में जो है शिफ्ट होने वाली चीज़ों की तरफ जाया जाएगा, जैसे कि हेल्थ की सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिए जो है ऑल ऑफ साउथ एशिया अप्रोच को यूज़ किया जा सकता है। अब कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ब्रॉडर है, ग्लोबल इसमें ट्रेंड है, और जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबलाइजेशन से दूर जा रही हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही सॉल्व होगी। अब यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो नेटिविज़म मींस अपना खुद का सारी चीज़ें खुद ही करना चाहती हैं। कंट्री सेल्फ डिपेंडेंस बनना चाहती हैं, साथ में जो सप्लाई चेन है उसको भी लोकलाइज करना चाहती हैं। लेकिन कंट्रीज़ के लिए ये इम्पॉसिबल होगा कि वो ग्लोबल मार्केट से एंटायरली अपने आप को ख़त्म कर लें। अब रीजनल जो इनिशिएटिव्स हैं वो एक तरह से गोल्डीलॉक्स ऑप्शन बन चुके हैं, ना तो ज़्यादा हॉट, गोल्डीलॉक्स मीन्स ना तो ज़्यादा हॉट ना ही ज़्यादा कोल्ड। अब यहाँ पे द हैप्पी मीडियम बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड हाइपर नेशनलिज्म। अब एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, दूसरी तरफ हाइपर नेशनलिज्म मतलब अपने देश में ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन मतलब अदर कंट्रीज़ में अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसको भी यूज़ करना। अब यहाँ पे पूरा वर्ल्ड इन्हीं दो चीज़ों के बीच में डिवाइडेड है। अब कुछ वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हुए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा जो एग्रीमेंट है, द सर्दर्न कॉमन मार्केट है, या स्पेनिश इनिशियल है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है, गल्फ कॉपरेशन कॉरपोरेशन है, या अभी का जो आरसीप है जिसमें इंडिया को पार्टनर होना था वो नहीं हो पाया, और इंडिया का जो ओनली रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है। अब दूसरी तरफ बात की जाए जो चाइना की जो क्वेस्ट है, चाइना किस तरह से इन चैलेंजेस से डील कर रहा है, साउथ एशिया का पार्ट ना होते हुए भी चाइना कैसे इससे डील कर रहा है। तो जो चाइना जो है वो अपने नेबर्स के साथ यूनिफाइड साउथ एशियन जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का मोस्ट पोटेंट काउंटर मेज़र है एट द बॉर्डर। अब यहाँ पे पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो टेंशन है, नेपाल के साथ टेंशन है, तो उसमें जो चाइना का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उससे इंडिया को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे चाइना जो है वो सार्क मेंबर्स माइनस इंडिया माइनस भूटान, तो वो सारे के सारे जो हैं वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट हैं। और जो अभी कोविड-19 पेंडेमिक है इसमें भी चाइना ने बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो है वो हेल्प की है, और साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चाइना की यूनिवर्सिटी की तरफ अपना प्रेफरेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है हेल्प भी की गई है मेडिसिन से, वैक्सीन से, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से। तो और साथ में जो है सार्क कंट्रीज़ को जो सिनोवाक वैक्सीन है चाइना की, वो भी जो है उसकी भी अवेलेबिलिटी कराई जा रही है। तो
सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिया को देखनी चाहिए वो है कि सार्क की मीटिंग को कैसे भी करके कन्वीन करें और वापस से उसको फुल फ्लेज्ड जो है वो रीस्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि इंडिया का जो उसमें इशू है। अब सेकंड यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कि द डिबिलिटेटिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लॉड वैक्सीन ट्रायल। अब जो वैक्सीन ट्रायल है यहाँ पे वो काफ़ी हद तक फ्लॉड है, उसकी जो डिटेल हैं वो लोगों को बताई नहीं गई हैं, या जो रेगुलेटर है उसने जो वैक्सीन का ट्रायल की परमिशन तो दी है बट वो उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहा है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ था ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस वैक्सीन का, और वो काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल था, और इसमें जो है विदाउट प्रॉपर कंसेंट नियरली 23,500 गर्ल्स 10 से 14 ईयर्स एज ग्रुप बड़ौदा गुजरात एंड खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश लिए गए थे। जो 8 साल बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्लेम किया था गवर्नमेंट फॉर स्लिपिंग इनटू डीप स्लमर। और दूसरा जो एक तरह से जो प्रॉब्लम हुई थी, इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे इंडिया में मल्टीनेशनल कंट्रीज़ से, अब यहाँ पे ये चीज़ आज भी हो रही है, कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ। जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हैं भारत बायोटेक 2009 कोविड-19 वैक्सीन के, कोवैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भोपाल बेस्ड पीपल्स कॉलेज और मेडिकल रिसर्च में जो है वो दी जा रही है, तो इसमें भी जो है वो वायलेशन एक तरह से हो रहा है। अब बात की जा रही है यहाँ पे ह्यूमन पेप्लिलोमा वायरस वैक्सीन जो है उसका कैरी आउट किया गया था प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गुजरात और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईसीएमआर ने उस समय पे जो है वो स्ट्रिक्ट एथिक्स की गाइडलाइंस प्रिपेयर की थी, और वो जो है वो कोवैक्सीन का जो ट्रायल है उसका भी अभी स्पॉन्सर है। लेकिन इस प्रोसेस में इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो ली जाती है, और उसको अभी जो है वो वायलेट किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे वहाँ पे जो वैक्सीन जिनको दी गई है उन लोगों में से कुछ लोगों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 10 को, और दूसरे मीडिया आउटलेट्स को जो इंटरव्यू दिया है उसके पहले भी। तो जो कोवैक्स वैक्सीन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये एलाइट किया है कि उनको पता ही नहीं था कि उनको इसके लिए साइन अप किया जा रहा है, और उनका जो कंसेंट है वो क्या पता कैसे ले लिया गया विदाउट इन्फॉर्म किए हुए, और उनको किसी भी तरह का जो प्रॉस एंड कॉन्स है, फ़ायदा और नुकसान है वैक्सीन लेने का, उसको बताया नहीं गया। और दूसरी चीज़ उनको ये भी नहीं बताया गया कि उनको वैक्सीन दी जा रही है या फिर प्लेसिबो दी जा रहा है। बट दूसरी तरफ उनको जो है वो मिसलीड किया गया वैक्सीन ट्रायल के लिए कि उनको वैक्सीन जो है वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, और पार्टिसिपेंट्स को किसी भी तरह का जो मेडिकल केयर है वो फ्री में प्रोवाइड नहीं किया गया इमरजेंसी की सिचुएशन में, बिकॉज़ एक जो कैंडिडेट है उसकी डेथ भी हो चुकी है कोविड-19 वैक्सीन लेने की वजह से। अब दूसरी तरफ अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इंडियन रेगुलेटर उन्होंने मैंडेटरी किया है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस ऑफ ईच वल्नरेबल इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट बिफोर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स करने से पहले ऑडियो वीडियो जो है रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कंसेंट की। और अगर कोई बात की जाए तो 700 जो पार्टिसिपेंट्स उसमें ज़्यादातर जो हैं वो इलिटरेट हैं, तो विटनेस को वहाँ पे होना चाहिए था जो उस कंसेंट के पीरियड में वहाँ पे रहे। बट इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। कोवैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है भोपाल में, उसमें डज़न ऑफ जो 700 एडल्ट हैं वो 3-4 कम्युनिटीज़ से आते हैं लिविंग क्लोज टू द हॉस्पिटल। उन्होंने बताया कि उनको 750 रुपीज़ के लिए, सिर्फ 750 रुपीज़ के लिए जो है वो वैक्सीन का एक कैंडिडेट बना दिया गया। और वैक्सीन का जो एथिक्स है वो कहता है कि इस तरह से किसी को ल्योर नहीं किया जा सकता वैक्सीन को लगवाने के लिए सिर्फ पैसे के लिए। बट यहाँ पे कंपनी ने अपना जो बचाव में बताया है कि 750 जो है वो सिर्फ एक ट्रैवलिंग अलाउंस है, रिम्बर्समेंट अमाउंट है स्टडी साइट के लिए। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका फॉलो अप या केयर नहीं की जाती है, तो इससे जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है, जैसे कि
जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी उसमें ब्राज़ील में एक पर्सन की डेथ हो जाने की वजह से वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो ट्रायल था वैक्सीन का उसको रोक दिया गया था और पूरे में इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड की गई थी। बट इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी किसी भी तरह के पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आई है। अगर एक पर्सन की डेथ जो है वो भोपाल में हुई है तो काफ़ी ये चिंता का विषय हो सकता है, बिकॉज़ वैक्सीन की जब तक एफिकेसी प्रूव नहीं होगी तब तक वैक्सीन को अगर इनएक्यूलेट किया जाता है तो इससे जो होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं उससे कैसे बचा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एंशिएंट जनवरी 5 में जो लीडर्स थे गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल के, वो मेट होते हैं एंशिएंट टाउन ऑफ अल उला इन सऊदी अरेबिया। जो भी बिटर डिस्कोर्स है 3 मेंबर्स के बीच में, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन अलॉन्ग विथ इजिप्ट, तो उनका जो पार्टनर है कतर, उनके साथ वो टाइस को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। जून 5 2017 को जो अरब क्वार्टरेट है, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट, तो वो अपने एक दूसरे के साथ थे। कतर को उन्होंने एक डिप्लोमेटिक बायकॉट के लिए दोषी ठहराया कि टोटल लैंड और सी एम्बार्गो उन्होंने बनाया, अपना ग्रुप बनाया और उन्होंने एक्यूज़ किया कतर को, जो रीज़न है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्लामिस्ट कंट्रीज़ की तरफ से। और कतर के पास उन्होंने 13 डिमांड रखी, जिसमें कि मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जो उनके टाइज़ हैं उसको ख़त्म करना, टर्की के साथ रिलेशन को ख़त्म करना, ईरान के साथ रिलेशन को ख़त्म करना और अल जज़ीरा जो नेटवर्क है उसको भी ख़त्म करना। अब यहाँ पे ये जो डिमांड्स हैं उसको कतर ने एक एनक्रोचमेंट की तरह लिया अपनी सोबर्निटी के ऊपर और उनको रिजेक्ट कर दिया। और अब बायकॉट करने के बाद वापस से ये टाइज़ जो हैं वो नॉर्मलाइज़ किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से ये बात की जा रही है कि कोई भी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जो है वो एक तरह से उसके इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब ये बात यहाँ पे की जा रही। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो यूएसए की सिचुएशन के बारे में बात करता है। दूसरा जो रिपब्लिकन्स की सिचुएशन है उसमें ये वाला आर्टिकल बात करता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।